जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए, निमडी के झिमड़ी हिंसा में अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें एक बात तो साफ समझ में आई कि देखिए, जिस तरह से लड़की की शादी कराई गई, उसका धर्म बदलने की कोशिश की गई और उसके बाद देखिए लोग आपस में जो जो कभी मिलजुल कर रहा करते थे उस पूरे गांव में, वो अब दो समुदायों में बटा हुआ है। उसकी इनसाइड स्टोरी जानना बहुत जरूरी है कि भाई जिस शख्स ने इस पूरे प्रकरण को जन्म दिया, जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा मचा, बवाल मचा, वो आखिर है कौन। भाई सबको ये जानना चाहते होंगे। जब गांव में देखिए तारीफ कल ये चीजें इसलिए खुलकर सामने आ रही है, अब इनसाइड स्टोरी तलाशने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भाई कल देखिए अब एक मीटिंग बुलाई गई। ये त्रिपक्षीय वार्ता थी। वार्ता किस लिए, कौन कौन थे शामिल? हिंदू पक्ष के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के पक्ष थे और तीसरा प्रशासन और पुलिस की टीम। ये तीन पक्ष, तीनों पक्ष बैठकर सिर्फ ये कहना चाहते थे कि गांव में जो उन्माद फैला है, जो हिंसा फैली है, उसे बंद किया जाना चाहिए। लोग जैसे मिलजुल कर यहां पर रहते आए हैं, सालों से मिलजुल कर रहे हैं। अभी अभी रामनवमी का त्योहार गुजरा, सबने मिलकर सहयोग किया और रामनवमी अच्छे से यहां पर मनाई गई। फर्क नहीं पड़ा कि क्या कौन सा समुदाय यहां पर रहता है। लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं कि जिस शख्स की वजह से ये पूरा बवाल मचा, वो शख्स गया जिले का रहने वाला है और इस गांव में जब वो बसने आया तो उसके बाद इसने यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर ली और उसके बाद ये अपना कुनबा बढ़ाने लगा। और ये सारी चीजें जब सामने आई तो गांव के ही शख्स का कहना है कि अगर इस आदमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो उनका इस आदमी से कोई लेना देना नहीं, उसे यहां से निकाला जाए। देखिए, जब ये बैठक चल रही थी तो ये बातें रखी गई कि इस शख्स को इस गांव से निकाला जाना चाहिए, उसकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ है। इस बातचीत को आपको भी सुनना चाहिए कि गांव वाले जो झिमड़ी के ग्रामीण हैं, वो नहीं चाहते कि गांव में किसी भी तरह की हिंसा हो, गांव में किसी भी तरह दोनों समुदाय के बीच कोई वैमनस्यता हो। वो चाहते हैं कि वो जैसे मिलजुल कर रहते आए हैं वैसे ही यहां पर माहौल बना रहे। क्या कुछ कह रहा है ये उस शख्स के बारे में, क्या कुछ कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि इस शख्स को यहां से निकालिए, इसके साथ नहीं रहना, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। आप सुनिए इस पूरी बातचीत को। पहले देखिए, आज हम यहाँ पहुंचे हैं आपके निमडी थाना क्षेत्र, झिमरी ये गांव है और इस गांव में 26 अप्रैल के शाम को 4 बजे से कुछ घटना घटी है और घटना के उपरांत यहाँ पर ही जो 300 साल से लगभग 4 पीढ़ियाँ जो है यहाँ अब तक रह चुकी है और ये लोग कंटिन्यू रह रहे हैं और हमको लगता है कि 4 से 5 घर है यहाँ पे। इनके यहाँ कुछ एक मामला हुआ था जिससे ये लोग अनजान थे। अचानक एक षड्यंत्र रच करके, जैसा कि नाम आ रहा है कि तरुण महतो हैं, अश्वनी महतो हैं, कोई चंदन महतो है, इस तरह के कई लोग हैं, लंबोदर गोस्वामी हैं, जिन लोगों को ये लोग पहचान रहे हैं और प्रशासन भी पहचान करके रखी है निमडी की। उसमें जो भी है ये लोग शायद अपने आवेदन पर भी आज हमको लगता है कि संभवतः ये लोग देंगे निमडी थाना में। हम लोग आज घटनास्थल पर पहुँचे हैं केवल इनको मदद देने के लिए, क्योंकि 26 तारीख से ये सारे बच्चे, लगभग ये लोग 45 से 50 लोगों की संख्या में ये परिवार है और एक कमरे पे डरा सहमा हुआ बंद करके अपने को है। सिर्फ मूढ़ी खाना और पानी पीना ही था। आज जैसे ही पता चला कि ये हालत है तो हम लोग कुछ राशन पानी लेकर के इनके पास आए हैं और आने के बाद में घटनास्थल में जो देखा है, हमारे लेफ्ट साइड में जो घर है, इस घर को जलाया गया है। जलाने से पहले लूट मचाई गई है। लूटपाट करने के बाद रखे हुए नगद रुपए और उसके अलावा जो गहने थे, सोना चांदी, ये सारा चीज़ ले करके उसके बाद घर में आग लगाई गई है। और आग लगाने वाले की भी पहचान लगभग प्रशासन ने किया है। जो बंदा आग लगा रहा था उसका दोनों हाथ भी झुलसा है। प्रशासन वैसे लोगों को चिन्हित करनी चाहिए। जिला प्रशासन का जो कॉपरेट रहा है, निश्चित रूप से उनके कॉपरेट के ही कारण आज इन लोगों की जान बची है। माली हालत तो बिल्कुल इन लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब हम यही मांग करेंगे, सरकार इस पर इनके आवेदन को संज्ञान में लेकर के इन्हें जो है उचित मुआवजा दे और जो दोषी लोग हैं उन पर प्राथमिक दर्ज करके उनकी धरपकड़ करें। देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक है जो आपसी भाईचारा। आप सोच लीजिए कि इस गांव में जो परिवार 300 साल से रह रहा हो, उस परिवार को इस तरह डरा धमका करके पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र रचा गया है और षड्यंत्रकारी कौन है, हमको लगता है कि जिला प्रशासन उसकी पहचान कर चुकी है
हम इतना ही कहेंगे आपके कैमरा के माध्यम से कि जिला प्रशासन इसको काफ़ी गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर के इस पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे, और जो पीड़ित परिवार है इसको किस तरह हम सहायता दें, इनका घर की मरम्मतीकरण कैसे होगा, जो दुकान में लाखों नहीं करोड़ों का माल था ये 4-5 दुकान में, वो कैसे क्षतिग्रस्त किया गया, और क्षतिग्रस्त करने के बाद में जो आगजनी के हवाले दुकानों को मकानों को किया गया है, ऐसे लोगों पर रसूखा लगना चाहिए। हम यही मांग करेंगे, अगर जिला प्रशासन 48 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन पीड़ित परिवार के साथ उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां में करेंगे। तो इस बैठक में मुस्लिम समुदाय का क्या कहना था, उनका पक्ष क्या था, ये आपने सुन लिया। अब हिंदू समुदाय का ये कहना है, एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है, सबसे पहले तो सवाल उठाया गया डुमरी विधायक जयराम महतो पर। उनका ये कहना था कि भाई चुनाव के वक्त तो खूब दहाड़ते हैं, दूसरी चीज छोटी छोटी बातों को लेकर वो मुद्दे पर बात करते हैं, लोगों के पास चले जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, लेकिन झिमड़ी में इतना बड़ा बवाल हो गया और अब तक जयराम महतो पहुंचे नहीं। आखिर वजह क्या है? क्यों वो इस मामले से दूरी बना के रखे हुए हैं? क्यों वो यहाँ पर आना नहीं चाहते, लोगों से बात नहीं करना चाहते, प्रशासन से बात नहीं करना चाहते? हालांकि कल एक चैनल को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि देखिए वो नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने बातचीत की है थाना प्रभारी से, फोन पर उनकी बातचीत चल रही है, वो पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। वो हम सुनाएंगे आपको, सुनेंगे आपकी क्या कुछ कहा है, लेकिन सवाल इसी पर है कि अब तक जयराम महतो इस मामले से दूर कैसे बैठे हैं। जयराम महतो को इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है वो फ्रंट फुट पर नजर आते हैं, तो भाई इस मामले में दूर क्यों है? और जिस तरह से कल की स्टोरी अगर आपने हमारी देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि जेएलकेएम नेता तरुण महतो जो चुनाव लड़ चुके हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, उन पर क्या आरोप है, बाकायदा एफआईआर में उनका नाम है। उसके बाद भी डुमरी विधायक जयराम महतो का इस पूरे मामले से खुद को दूर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है, और यही सवाल दूसरा पक्ष उठा रहा है जयराम महतो पर। इन सारी चीजों को लेकर जयराम महतो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए उनको भी। शाहगढ़ में झिमड़ी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी, उस मामले को लेकर हम राज्यपाल से भी बात कर चुके हैं, उनको व्हाट्सएप में डिटेल भी दिए हैं, और हमने मामले को संज्ञान में लेने कहा। स्थानीय थाना प्रभारी से भी हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई, एसपी को लगाए थे, लेकिन शायद वो उनका जनरल कॉल नहीं लगा, तो किसी ने कहा कि आप उनको व्हाट्सएप कॉल रिंग करें। हमने व्हाट्सएप कॉल को रिंग किया था, लेकिन शायद वो अवेलेबल नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं, वो मामला हमारे संज्ञान में है, उस मामले को लेकर हम गंभीर भी हैं। हमने इस विषय को लेकर महामहिम से डायरेक्ट बात की है, टेलीफोनिक बात की है, और मैं बिल्कुल इस बात की खेद प्रकट करता हूं कि आज इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं ये खेदजनक है। झिमड़ी विवाद को लेकर आपने दोनों पक्षों को सुना, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, प्रशासन मौजूद था, ये त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी। सवाल उठा कि भाई जो बाहर दूसरे राज्य से आया है, गया जिले का रहने वाला है, बिहार के गया जिले का, वो आता है सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, अपना कुनबा बढ़ाता है, जबकि हिंदू पक्ष जब अपनी बातें रख रहा था तो उसका ये कहना है कि भाई ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में। साथ ही साथ डुमरी विधायक जयराम महतो पर भी सवाल उठाया गया। इसके साथ ही साथ जिस शख्स ने जेएलकेएम नेता तरुण महतो, जिनका नाम भी एफआईआर में है, उन पर आरोप है कि वो उन्होंने इस हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की, जो आरोप उन पर लगे हैं एफआईआर में जिस तरह का नाम है उनका। लेकिन इन सब के बीच इनसाइड स्टोरी है क्या इसकी? क्या वाकई ऐसा कुछ था कि जानबूझकर यहां पर इस गांव में, झिमड़ी गांव में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई? क्या कोई था जो चाहता था कि यहां उन्माद फैले? और उसके बाद जब एफआईआर हुई, उसके बाद की कार्रवाई को लेकर दोनों पक्ष अभी भी आमने सामने हैं, तो इसकी तह तक जाने की कोशिश में क्या कुछ पुलिस के हाथ लग पाया है? हमारे साथ देखिए जेएमएम के युवा नेता, कोल्हान के उभरते नेता जो हैं गौतम महतो, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। और गौतम महतो वो शख्स हैं, ये ऐसे आप कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता जिन्होंने झिमड़ी में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ वो खड़े हुए और उनके साथ अपनी आवाज बुलंद की, न्याय के लिए उनके साथ खड़े नजर आए गौतम महतो। अब तक आपने किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी के नेता को नहीं देखा होगा। आप देखिए ना, आजसू कहां है, बीजेपी कहां है? अगर धार्मिक उन्माद की बात हो रही है, वहां पर धर्म का सीधे सीधे आप धर्म के नाम पर बड़े बड़े प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन धार्मिक उन्माद ही वहां पर वजह है। उसके बावजूद भी अब तक ऐसी कोई पार्टी या पार्टी नेता नजर नहीं आए हैं।
लेकिन गौतम महतो उनमें से अलग है। एक ऐसा चेहरा जो वाकई ग्राउंड रियलिटी को समझता है और ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता है। हमारे साथ इस वक्त गौतम महतो जुड़े हुए हैं। गौतम, देखिए ये झिमड़ी वाली हिंसा जो है, इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत ग्रे शेड है। ग्रे शेड इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये पूरी रणनीति तैयार की गई और अब जो जो चीजें सामने आई हैं उसने तो कईयों के चेहरे भी बेनकाब कर दिए हैं। गौतम, नमस्कार, जोहार। और इस घटना को तो मैं बारीकी से देख रहा हूँ और कुछ विषय को आपको बताता भी हूँ। जैसे पहला जो मामला आया, उसके बाद मैंने एसपी साहब से संपर्क किया। एसपी साहब के साथ में फिर मैंने बैठक किया। 1 घंटे मोटा मोटी बैठक चली और उसके बाद में 4 बिंदुओं पर उनको मैंने अपना जो सुझाव था मैंने दिया। एसपी साहब ने उसको भी माना और काफी कोऑपरेट भी किया। कि पहला 4 जो सुझाव था मैं उसको मुख्य रूप से बता रहा हूँ। पहला था कि आरोपी का गिरफ्तारी और दूसरा था कि पीड़िता जो हमारी बहन है रीता महतो, उसकी सुरक्षा और उसका मेडिकल टेस्ट करवाना। और तीसरा था जो निर्दोष ग्रामीण जिनके ऊपर में एफआईआर हुआ है, उनको बाइज्जत रिहा करना। और चौथा जो उसका जो शादी का मामला आया है बंगाल कोर्ट में, उस मामले को उजागर करना जी। और इस शादी को हमारे जैसे आपको भी पता है, पूरे झारखंड को पता है कि यहाँ पर धर्मांतरण कानून लागू है कि आप पहले डीसी से परमिशन लीजिएगा, उसके बाद ही आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं। तो मोटा मोटी एसपी साहब से ये सब बात हुआ। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो भी होगा मैं एकदम सच के साथ खड़ा रहूंगा। गौतम, आप खुद एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि देखिए ये कोई छोटा मसला तो है नहीं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि मामूली विवाद हुआ और पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को सुलझा लिया। ये कितना बड़ा मुद्दा है। इसी से सोचिए कि गांव में से पुरुष लगभग पुरुष यहाँ से गायब हो चुके हैं। उन्होंने एक जान को खतरा बताया है और कहा है कि अगर वो गांव में रहते हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी पूरा गांव समझिए तो पुरुषों से खाली हो चुका है। आप इसी से स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बावजूद भी अब तक किसी पार्टी के बड़े नेता का वहां नहीं पहुंचना, किसी बड़े चेहरे का मौके वारदात पर नहीं जाना, इस मुद्दे को लेकर संज्ञान नहीं लेना, बहुत कुछ अलग है ये। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन मैं दूसरों की बात तो नहीं करना चाहूंगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक मुद्दा जो भी है, चाहे हिंदू पक्ष का हो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो, इसमें आना चाहिए। और देखिए, झगड़ा अगर होता है तो झगड़ा को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि चुप्पी साधने से कोई झगड़ा सुलझता नहीं है। ये मेरा विचार है। आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं आया तो मैं तो गया हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि आरोपी तस्लीम अंसारी को जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक वो तो अभी कस्टडी में है, जेल में, और कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाया जाएगा, ये वादा करता हूँ। एसपी साहब से, डीसी साहब से बराबर मेरी बात हो रही है। और रहे जो हमारे ग्रामीण जो अभी फरारी काट रहे हैं केस के डर से, वो भी मैंने निश्चित रहे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और बाइज्जत जल्दी से जल्दी ये केस को सोल्व किया जाएगा। एसपी साहब इसमें बहुत ही जोर शोर से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और आज मैंने अखबार के माध्यम से भी देखा, कल ग्राम सभा भी हुआ है उस क्षेत्र में, गांव में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। हाँ, द्विपक्षीय वार्ता। तो उसमें बहुत सारी चीजें खुलकर आई है कि किस प्रकार का मैंने वो बदमाशी करता था तस्लीम अंसारी। उसके वजह से पूरी मैंने उसके जो समाज है, मैंने मुस्लिम समाज, वो बदनाम हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात कल की बैठक में जो आई है, अब ये पूरे गांव का दायित्व बनता है गौतम महतो जी की ये जो लड़की है, जो पीड़िता है, सिर्फ पीड़िता नहीं, पीड़िता का परिवार, उसका संरक्षण पूरे गांव को करना होगा। अब
पूरा गांव मतलब अब मिलकर उसे संरक्षण देगा ताकि उसके साथ कोई घटना ना हो। आप अगर सुनेंगे ये पूरी रिपोर्ट, अगर आप शुरू से देखेंगे तो हमने वो भी दिखाया है कि एसपी साहब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब ये जिम्मेदारी पूरे गांव वाले की है कि उस लड़की को कैसे संरक्षित, उसके हितों की संरक्षण कैसे होगा, उसको कैसे बचाया जाएगा, पूरा गांव इसके लिए तैयार रहे, ये जरूरी है। गौतम, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। समाज को भी आगे आना होगा, गांव को भी आगे आना होगा, ताकि एक पीड़िता के परिवार को और पीड़िता को मैंने आप सहयोग अगर नहीं कीजिएगा तो इस घटना के बाद वो पीड़ित परिवार किस प्रकार अपना जीवन यापन करेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने सही कहा, एसपी साहब ने भी सही कहा है। और रही कुछ और भी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि गौतम हाँ तो एसपी से तो मिला, लेकिन ग्रामीण उससे क्यों नहीं मिलने गया। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि 163 का जो धारा लगा हुआ है, एसपी साहब ने मुझसे आग्रह किया कि गौतम जी अभी आप फिलहाल ना जाए, और केस जैसे ही ये होता है 146 जो भी है धारा जब हटती है तो आप जाए, सहयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि पीड़ित परिवार हो और ग्रामीण लोगों के साथ मैं जाऊंगा, जरूर मिलूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या प्रशासन पर ये आरोप लग रहा है कि वो एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, पुलिस? प्रशासन पे आरोप लगाना ठीक, मैं प्रशासन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आरोप लगाना ये तो आप जानते हैं कि आरोप लगाना आज की डेट में मैंने एक गुड्डा गुड्डी का खेल है, कोई किसी पे भी आरोप लगा देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बाबर खान कल जो किया था, हाँ। बाबर खान आपने सुना था ना, ये जानते हैं, जानकारी है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर तो देखिए बाबर खान गया था, उसके ऊपर भी मैंने उल्लंघन करने का केस हो चुका है। इस मामले पे इसी को लेकर तो सवाल उठा है कि जब 163 है अभी लगी है, निषेधाज्ञा है, तो फिर ये इतने लोग आए कैसे, यही तो सवाल है। इस मामले को लेकर जब मुझसे मेरे को खबर आया तो मैंने एसपी साहब से बात की कि आपने तो मुझे मना किया और वो कैसे चला गया। हाँ, तो एसपी साहब ने बोला कि गौतम जी मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आप देखते जाइए आगे होता है क्या। और आज मैंने सुबह अखबार के माध्यम से देखा कि उसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। अच्छा चलिए, ये सब ये है, लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल, हालांकि आप ये जरूर कहेंगे कि ये सवाल मुझसे क्यों, ये सवाल जेएलकेएम से पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि बात उनकी हो रही है। आपसे इसलिए क्योंकि कोल्हान का अगर इस वक्त कोई युवा नेता, कोई उभरता चेहरा नजर आ रहा है तो लोग गौतम महतो की तरफ देख रहे हैं। तो गौतम, सवाल इसलिए है कि महतो कुर्मी वोट को लेकर खूब सियासी, अगर झारखंड में इस वक्त किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा सियासत किसी भी वोट बैंक को लेकर हो रही है तो वो है महतो वोट, कुर्मी वोट। इससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे। रीता महतो यहाँ पर विक्टिम है, उसके साथ इतना कुछ होता है, इतना बवाल होता है झिमड़ी गांव में, छोटी छोटी जगहों पर ऐसे ये मतलब छोटे छोटे विवाद भी होते हैं। तो आपको देखिए जेएलकेएम नेता डुमरी विधायक जयराम महतो वहां तैनात नजर आते हैं, खड़े नजर आते हैं। लेकिन ये वाकया पिछले 3-4 दिनों से इतना बड़ा बवाल मच गया है, अब तक नजर नहीं आए हैं जयराम महतो जी। देखिए, मैंने आप तो मैंने पुराना घाव को ही मैंने कुरेद दिए। अफसोस की बात है, जिसको 14% वोट आया, कुर्मियों का वोट 14% पूरे झारखंड में मिला, और उस कुर्मी समुदाय के वोट से जो विधायक बना और जो हवा बना के अपने आप को नेता साबित किया, अफसोस लग रहा है मुझे। राजनीति अलग जगह है, टीका टिप्पणी अलग जगह है, लेकिन एक पीड़ित महिला के परिवार के साथ में ना वो खड़ा हुआ, ना एक शब्द बयान दिया है, ना मीडिया में बयान दिया है, ना कभी खड़ा किया, ना अभी तक। आप अफसोस कीजिएगा कि यहाँ जेएलकेएम के बहुत मैंने जो नेतागिरी करते हैं खासकर कोल्हान में, वो लोग अभी तक नजर नहीं आ रहे। नहीं, कल एक चैनल पर उन्होंने कुछ कहा है, कल एक चैनल पे उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम पूरा नजर बनाए हुए हैं, फोनिक बातचीत उनकी चल रही है थाना प्रभारी से, हालांकि एसपी से बात नहीं हो पाई है, पर थाना प्रभारी से उन्होंने बात की है। वो कह रहे हैं कि पूरा मामला उनकी नजर में है, ये कह रहे हैं जयराम महतो। अभी तक तो मैंने नहीं सुना है, हो सकता है कोई कहीं कहा होगा, तो अभी तक मैंने किसी फेसबुक के माध्यम से भी ये नहीं सूचना मिला कि जयराम महतो ने इस पर कुछ कहा है। इस पे मैं तो जानकारी मेरे साथ में मिला नहीं है। मेरा सवाल ये था कि अब तक ग्राउंड पे क्यों नहीं?
देखिए, यही तो समाज को सोचना कि समाज को बरगला के जो वोट बैंक को तैयार किया गया और पूरे राजनीतिक समीकरण को धूल मूल करके ये पूरे जो अपना प्रकरण अपनाया है जयराम महतो, और उसी समाज के साथ लोग खड़ा नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। मैं कहूंगा तो अभी तरह तरह की टिप्पणियां करेंगे नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर गौतम महतो वहां पहुंच सकते हैं तो फिर जयराम महतो क्यों नहीं जा सकते हैं? ये तो सवाल बनता है ना भाई कि अगर इतना बड़ा बवाल मचा है तो अगर गौतम महतो जैसा चेहरा वहां पर दिखाई दे सकता है, वो पीड़ितों से मिल सकता है, पीड़ित से बातचीत कर सकता है, तो फिर जयराम महतो अब तक क्यों नहीं? ये सवाल तो आपको उनसे पूछनी चाहिए, तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि हिंसा ना बढ़ के लोग शांति से रहे, भाईचारा बना रहे। लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और समाज को इसमें डरने की बात नहीं है। गौतम तो खड़ा है, लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि गौतम तो पीड़िता से नहीं मिला, ऐसा है वैसा है। भाई कुछ सब चीज का सिस्टम होता है, यही सब मामला है। और जितना जल्दी हो सके इस केस का निपटारा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सरकार भी से भाग नहीं रही है, सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार में हम है तो जिम्मेदार तो हम ही ना रहेंगे। चलिए, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला सुलझेगा और फिर से झिमड़ी के जो लोग हैं वो सामान्य जिंदगी जी पाएंगे, आम दिनों की तरह ही वो वहां पर भी गुजर बसर कर पाएंगे। शुक्रिया आपका गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये झिमड़ी हिंसा को लेकर जो इनसाइड स्टोरी है वो हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचाएं, और कोशिश इसलिए की गई क्योंकि कुछ चीजें जब कल त्रिपक्षीय वार्ता हुई उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो सभी को जाननी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर किसी बाहरी कोई बाहरी यहाँ पर आता है, बसता है और फिर अपना खुनबा इस तरह बढ़ाता है, तो जब दोनों पक्ष तैयार हैं कि किसी भी तरह से इस मामले का समाधान निकाला जाए, तो इसके बाद अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुछ बचती है तो वो ये कि पीड़िता को संरक्षण कैसे दिया जाएगा, और ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। ये मत सोचिए, ये काम पूरे गांव का है, ये काम पूरे समाज का है, ताकि पीड़ित खुद को इस माहौल में अब आने वाले दिनों में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए और अपनी सामान्य जिंदगी गुजर बसर कर सके।